उनका जिक्र इसमें क्यों नहीं है? बेटियों को स्कूटी देने का वादा किया था आपने, उसका इसमें जिक्र नहीं है। गरीबों को उचित दर पे भोजन के लिए अन्नपूर्णा योजना चलाने की बात कही थी, उसका भी कोई जिक्र नहीं है इसमें। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 करने की बात कही थी, उसका भी जिक्र इसमें नहीं है। पूरे अन्य प्रदेशों में जब आप जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, तो वहां पे तो आप 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है, क्या उसमें सिलेंडर के दाम घटाने नहीं चाहिए अगर आपका रेवेन्यू सरप्लस बजट है तो? उसके बाद जो सबसे बड़ा झूठ सरकार ने जनता के सामने रखा है माननीय अधिष्ठाता महोदय, एनसीआरबी का डेटा, मुझे नहीं समझ में आता है कि कहां से ये एनसीआरबी का डेटा लेकर के आते हैं। और डेटा में जो चीजें इनके मतलब की होती हैं वो तो सदन में रख देते हैं, पर जो जनता से प्रभावशाली चीजें होती हैं उनको नहीं रखते हैं। महिला सुरक्षा में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2020 में 49,000 मामले थे, 2021 में मामले बढ़कर 56,000 हो गए और 2022 में 65,000 मामले महिला अपराध के। इसका जिक्र सरकार करना भूल जाती है। और किडनैपिंग में जो एनसीआरबी का डेटा है, जहां से आप डेटा लेते हो, वो बताता है कि यूपी किडनैपिंग में नंबर 1 पे। माननीय अध्यक्ष, और पास्को एक्ट में मैं ये आपको मैं भेज देती हूँ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी के पास पढ़ लेंगे इसको। उत्तर प्रदेश माननीय नेता प्रतिपक्ष का मैं स्वागत करती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश, पर आप अफसोस की बात यह है कि जहां पे देश के अन्य प्रदेशों में 5.9% बजट कृषि के लिए आवंटित किया जाता है, उत्तर प्रदेश में मात्र 3.1% आवंटित किया गया। और 13%। किसान सम्मान निधि का मैं एक सच सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ लाभार्थियों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। 2020-21 में 2,45,56,300 लोग इससे आच्छादित हुए। 2022-23 में 2,42,00,000 और 2023-24 में 1,86,53,53,000। लगातार पिछले वर्ष से और इस वर्ष में 56,000 40,000 की कमी आई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सम्मान निधि जिन किसानों को 2021 में मिली थी और घट करके वो 56,000 कम हो गए, तो ये किसान गए कहाँ? क्या इन्होंने किसानी करना छोड़ दिया है या ये किसी न किसी छुट्टा जानवर की वजह से अपने घर और गांव छोड़ करके शहर में कमाने चले गए? यूरिया की बोरी के दाम तो सरकार कम नहीं कर पा रही, पर लगातार उनका वजन 50 से 40 हो गया, पर इस पर सरकार रेवेन्यू सरप्लस बजट में भी इस पर सरकार मौन है। ऊर्जा उद्योग का सबसे बड़ा सहयोगी होता है। जिस प्रदेश में ऊर्जा मजबूत होती है, पावर डिपार्टमेंट मजबूत होता है, सप्लाई मजबूत होती है, प्रोडक्शन मजबूत होता है, वहाँ पे निवेश करने के लिए उद्योग लगते हैं। पर अब की बार 11% की कमी ऊर्जा विभाग के बजट में की। 28,000 मेगावाट की अधिकतम मांग रही है पिछले अगस्त के महीने में, पर सरकार का नए किसी परियोजना को लगाने का कोई उल्लेख पिछले लगातार के सभी बजट में, पिछले 5 साल बीत गए,
2 साल ये भी पूरे हो रहे, पर कोई नई योजना सरकार लगाने में सक्षम नहीं हुई और ना ही कोई उल्लेख है उसका। मैं जो सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश की आज है वो नौजवानों के लिए, रोजगार को लेकर के आज पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान परेशान है। सरकार अपने घोषणा पत्र में जब बननी होती है सरकार, तो घोषणाएं करती है कि हम 70 लाख पद भरेंगे, रोजगार देंगे, स्वरोजगार से जोड़ेंगे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ 2017 में जब सरकार बनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 90 दिनों के अंदर सरकारी रिक्त पद भर दिए जाएंगे, पर हकीकत यह है कि आज 7 साल के बाद भी 5.5 लाख से ज़्यादा सरकारी पद अभी भी खाली पड़े हैं। और उससे बड़ी चुनौती जो है कि आज ग्रुप डी के लिए बीटेक, एमबीए, एमटेक जैसे डिग्री के बच्चे आवेदन कर रहे हैं। इस व्यवस्था की स्थिति में आज बढ़ के एक और बड़ा गंभीर विषय माननीय आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में बात लाना चाहूँगी। 26 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक ई श्रम पोर्टल पे पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिक भरण पोषण भत्ता 2,000 रुपये उनको दिया गया और जब एक बार दे दिया गया दोबारा उसके बाद कभी नहीं दिया गया। तो क्या ये समझा जाए कि बेरोजगारी समाप्त हो गई है या बेरोजगार अब नहीं रह गए कि उनको भत्ता देने की आवश्यकता है, या ये केवल चुनावी एजेंडा था इनका? माननीय अधिष्ठाता महोदय, लगातार हर सरकारी विभाग में, चाहे शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग हो जहां 85,000 अभी भी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, अधीनस्थ सेवा आयोग में 6,000, वन विभाग में 4,000, ये वो महत्वपूर्ण विभाग हैं जो इस प्रदेश की सारी व्यवस्था को संभालते हैं। तदर्थ शिक्षक जो 1993 से इस प्रदेश की सेवा कर रहे टीचर्स थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई माननीय अधिष्ठाता। वो लोग हैं जो अब उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं 45 से 50 वर्ष की, जहां कुछ लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज ले रखा है, घर के लिए कर्ज ले रखा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ले रखा है, अचानक उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार मानवता के आधार पर अवश्य तरीके से ज़रूर सोच ले। आउटसोर्सिंग कर्मचारी, पूरी व्यवस्था आज की तारीख में आउटसोर्सिंग पर डिपेंड हो गई है। स्वास्थ्य विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है, वहाँ लोगों की जिंदगी अब आउटसोर्सिंग के लिए पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर अधीन, पर अभी तक सरकार मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी इस पर कोई पॉलिसी लेकर के नहीं आ पाई है, उसका भी इसमें जिक्र होना चाहिए। माननीय मोना जी, अब थोड़ा समाप्त कर ले, 10 मिनट का टाइम दिया गया था। समाप्त। मैं 2 बातें जरूर कहूंगी माननीय अधिष्ठाता महोदय। नरेगा कांग्रेस पार्टी की वो योजना थी जिसको इससे कोई नहीं इनकार कर सकता कि जब कोरोना काल आया तो एक स्तंभ के रूप में ये योजना ने काम किया और बहुत सारे लाखों करोड़ों श्रमिकों को आधारित इस पे उनको पैसा मिला। मैं ये जरूर कहूँगी कि उसको जिसको आपके नेता ने सदन में नाकामी का जीता जाता स्मारक बताया था, उसने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अधिवक्ताओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया, इसके लिए बधाई देती हूँ। पत्रकार जो हमारे चौथा स्तंभ है संविधान का, उनको भी इसमें शामिल ज़रूर कीजिए। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि उनको भी इसमें शामिल कर लें। और आखिरी में कुछ हम अपने लिए भी माननीय अधिष्ठाता महोदय निवेदन कर लें आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महंगाई पूरे देश और प्रदेश में बढ़ी। हमारे जो सदन में साथी बैठे, हम 403 जो चुन करके आते हैं, ये कहीं उससे अलग नहीं है, पृथक नहीं है। ये हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि इस बात को समझा जाए। मैंने मांग की थी पहले भी, आज फिर मैं इस सदन में मांग करती हूँ और अपने लिए नहीं, अपने सभी साथियों और आने वाले जो नए साथी हैं
उनके लिए भी कि ये जो कमेटी बननी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदर्भित किया था माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, ये कमेटी बने जिसमें समय समय पर, और इसको महंगाई इंडेक्स से जोड़ा जाए, ताकि समय समय पर जैसे पार्लियामेंट में होता है कि अपने आप भत्ते और जो भी हम लोग को मानदेय मिलते हैं वो उसी हिसाब से बढ़ते हैं। और अब समापन कर लीजिए, ये विषय तो आपने रखा था पहले। आपके लिए माननीय जल शक्ति मंत्री जो सर्व शक्ति मंत्री हैं इस वक्त, वो चले गए, पर जल जीवन मिशन का काम हो रहा है, गांव में पानी पहुंचेगा, बहुत अच्छी बात। पर हकीकत आज की तारीख में ये है कि अभी उसको, उस उपलब्धि को गांव-गांव तक पानी पहुंचाने में वर्षों लगेंगे। तो कम से कम 200 हैंडपंप विधायकों को मिल जाए, ताकि जब यहाँ से वो वापस अपने क्षेत्र में जाएं तो बजट में उनके लिए क्या मिला, ये कुछ उम्मीद लेकर के वो यहाँ से जाएं। और माननीय पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण मंत्री यहाँ से चले गए, पर पिछली बार उन्होंने वायदा किया था, हम लोगों से कहा था कि आप मांगिएगा हम जरूर पूरा करेंगे। तो कम से कम 10-10 किलोमीटर सड़क हर विधानसभा में माननीय विधायक के प्रस्ताव से हो, ये मैं आपसे निवेदन। अब समापन कर लीजिए, आपका 13 मिनट हो गया, अभी 10 मिनट कृपया। धन्यवाद। लोकदल से नेता लोकदल आदरणीय अधिष्ठाता जी, मुझे बोलने का आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के मसीहा देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद के साथ साथ मैं नेता सदन आदरणीय योगी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, और एक एक विधायक का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने कल ये समाचार सुनने के बाद सब लोगों ने खुशी का एहसास किया। जहां तक अधिष्ठाता जी, जहां तक बात क्षेत्र की समस्याओं की, किसानों की समस्याओं की है, हमारे यहाँ बसाना शुगर मिल पर 250 रुपये, 250 करोड़ रुपए बकाया है। हम गन्ने की बेल्ट से आते हैं। शामली पूरे जनपद में लगभग 350 करोड़ रुपए बकाया है। माननीय गन्ना मंत्री तो है नहीं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी है, तो ये पेमेंट जो बाकी है उत्तर प्रदेश का पेमेंट कराना चाहिए किसानों की समस्याओं को देखते हुए। जहाँ तक जल मिशन योजना की बात है, जल मिशन योजना जो गांव में चल रही है, ना तो उसकी किसी अधिकारी के यहाँ शिकायत करे तो उसकी सुनवाई है, और ये सारे रास्ते खराब उन्होंने कर दिए हैं। जितनी सीसी रोड, जितने खड़ंजे 25 वर्षों में गांव में लगे, वो सब खराब हो चुके हैं, और पानी संभवतः जाने की कोई उम्मीद नहीं है। किसी की शिकायत करो तो कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा विभाग ये जल मिशन वाला जो गांव-गांव की योजना में चल रहे हैं। मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि मोना जी के साथ मुझको जोड़ते हुए यहाँ पर 200 हैंडपम्प कम से कम विधायकों को देकर यहाँ से भेजें, तो ऐसी मेरी इच्छा है। और जहाँ हमारे क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र हैं, उनमें पूरा स्टाफ नहीं है। जहाँ पर स्टाफ नहीं है तो वहाँ क्या इलाज हो जाए, क्या उनका मरीज को, पेशेंट को लाभ मिल जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना दल, नेता अपना दल में कोई बोलेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे
बजट पे बोलने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के समर्थन में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल निर्देशन में एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में अपना दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी के सहयोग से बनी सरकार ने 7,36,733 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, जो कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से 46,195 करोड़ 28 लाख रुपए का अधिक बजट है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 67% अधिक राशि का बजट प्रस्तुत किया गया। सभी वर्गों के कल्याण एवं प्रदेश के समग्र विकास का खाका खींचा गया है। लोक कल्याण के संकल्प के साथ योगी सरकार ने अपना 8वां बजट पेश किया। बजट में यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए एक और कदम बढ़ाया गया है। इस बजट में कुल 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसमें प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों के उत्थान के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। हमारी सरकार ने अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4% रह गई। हमारी सरकार के आम बजट में समावेशी किसान की झलक दिखाई देती है। बजट के प्रावधान न केवल उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने वाले हैं, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन में नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। सरकार जहां एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं विकसित कर रही है, वहीं डिफेंस कॉरिडोर, डाटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सुविधाएं देकर औद्योगिक विकास को भी धार दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और अयोध्या में रामलला के आगमन के साथ ही राज्य की प्रगति और समृद्धि भी तेजी से बढ़ी है। लगभग 7.36 लाख करोड़ का ये बजट उस आशा की किरण है जो अपने नागरिकों के जीवन में समावेशी रूप से बेहतर बनाने और राज्य को समृद्ध से भरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए समर्पण का प्रतीक है। हमारी सरकार धर्मस्थलों के सड़कों के निर्माण के लिए 1750 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। धार्मिक पर्यटन स्थलों एवं कुंभ समेत धर्म एवं संस्कृति के विकास को लगभग 4,547 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। पिछले साल लगभग 25 लाख युवाओं को इसका लाभ भी मिला है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 2,33,793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ और बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्डों का वितरण किया गया है, वो अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मिसाल है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोई भी प्रदेश विकास की पटरी पर तभी आ सकता है जब वहाँ औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए। मान्य अवस्थापना औद्योगिक विकास क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। अपराध पर लगाम लगी है, अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है। आज से 7 वर्ष पूर्व कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से ऐसा मुकाम हासिल कर पाएगा। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से की जा रही है।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने और प्रदेश में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का बृहद पैमाने पर निर्माण कर प्रदेश को ODF करने में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। लोक कल्याणकारी सरकार अन्नदाता की उपेक्षा नहीं कर सकती और हमारी सरकार ने अपने इस बजट में आर्थिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसी के साथ उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश राज्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु लगभग 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 3 गुनी है। हमारी सरकार ने इस बजट को पेश कर एक आत्मनिर्भरता की आधारशिला रखी है। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की नींव रखी है। युवाओं के लिए टैबलेट, लैपटॉप व्यवस्था, शोध एवं प्रोत्साहन, फिल्म सिटी निर्माण, मेडिकल और स्टार्टअप क्षेत्र को लगातार विशेष प्रोत्साहन हमारी सरकार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पूरे बजट को देखें तो यह हमारी सरकार का समावेशी, पोषणीय और तीव्र गति वाला बजट है, जिससे उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिल सकेगा और दूरगामी लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी। मैं सभी प्रदेशवासियों को इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की सपना की सिद्धि को समर्पित लोक कल्याणकारी बजट के लिए बधाई देता हूँ। ये बजट प्रदेशवासियों के लिए खुशियों का द्वार है। महोदय, मैं अंत में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने अभी विगत दिनों में दलितों पिछड़ों के मसीहा पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को और देश के पूर्व प्रधानमंत्री और हिंदुत्व के प्रोदालाल के आडवाणी जी को, किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जो कि आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता थे नरसिम्हा राव जी को, और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने के लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार को भूर प्रशंसा करता हूं और कोट बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय संजय जी, निषाद पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी के तरफ से और अपने तरफ से अभी इस अनुपूरक बजट और जो अभी बजट पर चर्चा करने का हमें अवसर मिला है, जो पूरक बजट जो है मैं उसे करता हूँ। आम बजट का जो चर्चा पर हमें अवसर मिला है, मैं अपनी सरकार को जिस तरीके से हर क्षेत्र में उन्हें समावेश बजट का जो व्यवस्था किया है उसे मैं धन्यवाद देता हूं, समर्थन करता हूं। कहना कुछ ऐसी है कि बजट कभी त्रेता में भी बनता था, तब राम राज कहा जाता था, सुख का राज कहा जा सकता। फिर इस समय जो बजट आया है उसी तरह से आया है जिस तरीके से त्रेता में सबके विकास के लिए आया, इसलिए हम अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैं आज के दिन में मैं इसलिए इसमें कहना चाहता हूँ मानवर कि हमारी भारतीय संस्कृति पर जब सोने की चिड़िया थी तभी चिड़िया थी जब बजट अच्छे थे। हर क्षेत्र में कहा दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने लिखने आते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मुगलों अंग्रेज़ों ने इस देश पर आक्रमण किया और कितना नुकसान पहुँचाया, कितना गुलामी के जंजीर में जकड़ा, किस तरीके से अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कब्जा किया। उसमें इसीलिए कहा जा सकता है कि जो आज़ादी में जो भाग लिए थे, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 578 जातियों ने उसके ऊपर कानून बना के उजाड़ा था। उसमें मैं सामाजिक न्याय की तरफ आपका इशारा चाहता हूं कि ऐसे जो 578 जातियां हैं
जिनके लिए विमुक्ति जनजातियों के रूप में 31 अगस्त 1952 को आया था और उनके नाम उनके 74 प्रकार की व्यवस्था देकर उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करने का रिपोर्ट दाखिल था। और जब देश संविधान बना 1950 में, उस संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट के आधार पर कहा गया था कि सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली रूप से जो बैकवर्डनेस है ड्यू टू द काज ऑफ जो हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी की वजह से, उसके आधार पर वो संविधान बना था। और संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट की एक सूची थी जो जातियों का एक समूह है, जो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। लेदरमैन और वाशरमैन तो है, लेकिन फिशरमैन फिसल गया है, उन्हें भी संभालने का हमारी सरकार काम कर रही है, इसलिए अपनी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। कम से कम इतने देर बाद आज के दिन में पहली बार है, उसमें मैं चाहूँगा महोदय कि 1931 में गणना हुई, 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें आया व्यवस्था 1936 में, 1941 में गणना हुई। देश आज़ाद के समय चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि 1931 और 41 की गणना के मुताबिक जो 80 में लिस्ट में उसको मान लिया जाए। 1961 में पहली जनगणना हुई थी, सेंसस मैनुअल, चूँकि 51 में सरकार नहीं थी, उसमें हमारी संख्या 70 लाख थी। लेकिन 2011 में चूँकि अनुसूचित जाति की जनगणना पहले से होती है और उसको लेकर मैं बहुत आंदोलन भी करता रहा, लेकिन 2011 की जनगणना में जब केंद्र में सपा और बसपा के सहयोग से सरकार चल रही थी 2004 से 2014 तक, 2011 की जनगणना में मझवार की जो संख्या 70 लाख से 7,000 हो गया। सबकी बढ़ती है और यहाँ इनकी घटती है। तो ये कहने का मतलब इनको 1991 तक इन जातियों, 1961 में उनको बजट अनुसूचित जाति की सूची में मिलता था, 91 तक उनका नाम उसमें था। लेकिन जब एक बार राष्ट्रपति ने केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम, तुरैया को सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार गिनती करा दिया, तो बिना पार्लियामेंट्री डिबेट के अनुसार, बिना पार्लियामेंट में डिबेट के उनका नाम ओबीसी में डालना गलत है। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आती थी, पिछड़े से निकालती थी, बसपा उस पर स्टे लेती थी। 30 साल से इनको ऐसे उलझाए रखा। कोर्ट ने अंतिम में कहा कि भाई राज्य का मामला नहीं, केंद्र में परिभाषित कराने का मामला है। तो परिभाषित कराने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि 18 दिसंबर 2021 को पत्र दिया। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को, आरजीआई को पत्र लिखा कि मैं इस पर दिशा निर्देश दिया जाए कि डॉक्टर संजय ने केवट मल्ला, मझवार, अनुसूचित जाति के हकदार हैं सेंसस मैनुअल का रिपोर्ट के आधार पर। मैं बधाई दूंगा अपने राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को कि 18/1/2022 को आरजीआई ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और नोटिस, एक लेटर जारी किया सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि नहीं, केवट मल्ला, मझवार हैं, ये अनुसूचित जाति के हकदार, गिनती हुई थी 1961 में। तो उसमें एक कहना था कि पिछली सरकारें, जब 2012 में मैं एक आरटीआई से, केंद्र सरकार से एक जवाब मांगा गया हम लोगों ने, तो उसमें एक रिपोर्ट आया गृह मंत्रालय से 2012 में कि एक पब्लिक फाइल 75/4/50 जिसके आधार पर ये संविधान में ये सूची में आए थे, वो फाइल ही कांग्रेस के समय में और ये सपा बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चली थी, वो फाइल ही गायब है। अब वो फाइल गायब है, इधर उनकी सरकार गायब करा रही थी, मेरी सरकार अब हमें लिख के दे रही है, पहल कर रही है। इसलिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। कम से कम इन जातियों के साथ न्याय होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, सुनना पड़ेगा महोदय, सुनना पड़ेगा सच्चाई को कि जो मत्स्य विभाग था, मैं अब ज़्यादा नहीं, हमारे लोगों को 30-70 साल, उधर 91 तक तो ये अनुसूचित जाति में थे, पिछड़ी में डाल दिया। उसके बाद ये निकालते थे, बसपा स्टे लेती रही। हाई कोर्ट ने इसको भेज दिया कि केंद्र का मामला है। मेरा मामला परिभाषित कराने का था, लेकिन इन लोगों ने शामिल कराने में इसे उलझा रखा 70 सालों से। तो परिभाषित कराने के लिए एक प्रस्ताव हमारे तरफ से यहाँ से केंद्र को जाना चाहिए। मैं अपील करता हूँ इन जातियों को सामाजिक न्याय की तरफ से। दूसरा, हम अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेस ने 67.5 साल में पूरे केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था केंद्र से, लेकिन हमारी सरकार ने 6 साल में पूरे देश के मछुआरों के विकास के लिए 39,000 करोड़ रुपया दिया है। इसलिए बधाई देता हूँ। 60% उसमें इनलैंड फिशरीज में इसके आधार पर पहली बार है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में पूरे देश में 1 नंबर प्राप्त हुआ है। उसे अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा इस बात का
कि केंद्र सरकार के 60% सब्सिडी आती है, 40% हमारी राज्य सरकार देती है। 2014 में ब्लू रेजोल्यूशन बना था, 2017 तक विपक्ष की सरकार थी तो कोई पैसा नहीं मत्स्य विभाग को दिया गया था। 2017 से लेकर अब तक का 2023 तक का जितना भी दिल्ली से आता 60%, 40% हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा देकर इस मछुआ समुदाय को इस मत्स्य क्षेत्र में पैसा देने का काम किया। उसके आधार पर हम मत्स्य के उत्पादन में 1 नंबर पर आए हैं। आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 41 मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि मत्स्य क्षेत्र में बहुत ढेर सारी अपार संभावनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कोट किया था अपने भाषण में अब पिछली सरकारें मत्स्य पालन को, मत्स्य क्षेत्र में मछुआरों का, पशुपालन के जो दुग्ध उत्पादन थे, इनका नाम लेना तक हमारा नहीं समझती थी और हमारी सरकार इनको स्पेशल बजट देकर इन्हें आगे करने का काम कर रही है। इसलिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। इतने कहूँगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो है महिलाओं को और एससी को 60% सब्सिडी है, पुरुष को 40 है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि पहले 70 साल से जितने भी पट्टे धारक थे उन्हें जब पट्टे मिलते थे तो सरकार को हमारे लोगों को देना पड़ता था। पहली बार है कि ऐसे गरीब पट्टे धारक जो बीपीएल और अंत्योदय में हैं और जो पट्टे धारक हैं उन्हें 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये में 15 करोड़ रुपया भी इस बार मछुआरों को दिया है इस साल के बजट में और उनको हम लोगों ने संतुष्ट किया है। निषाद राज बोट योजना के माध्यम से हमारे पास अभी 12 करोड़ रुपया आया, हमने इस बार दे दिया है। और मैं अभी आपने देखा होगा पहली बार है कि सदन में जब बजट पर अभिभाषण दिया माननीय हमारे राज्यपाल ने, उसमें 3 बार आया कि मत्स्य विभाग में जो है निषाद राज बोट योजना में हमारे लोगों ने इनको मकान देने में 14 करोड़ 20 लाख 14 करोड़ 60 लाख रुपए अभी निषाद राज के सांस्कृतिक भवन के लिए श्रृंगेरपुर में दिया है। किसी भी समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षा चाहिए तो 14.5 करोड़ रुपया देकर हमारे समाज को हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो सम्मान दिया है निषाद राज के, उस किले को जंगल से मंगल बनाने के लिए। इससे पहले भी 20 करोड़ 38 लाख रुपए उस पर निषाद राज के ऑडिटोरियम बनाने के लिए, 56 फुट की भगवान राम और निषाद राज की भव्य मूर्ति श्रृंगेरपुर धाम पर लगी हुई है, उसका उद्घाटन तैयार है जिसको देखना। विपक्ष के लोग कहते हैं कि राम नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो यूनेस्को डिपार्टमेंट वर्ल्ड लेवल की संस्था है, पुरातत्व विभाग संस्था है। रामायण के आधार पर श्रृंगेरपुर का किला खुदाई हुआ है, तो जो बयानबाजी करने वाले विपक्ष के नेता हैं उन्हें मोतियाबिंद है, उन्हें जाना चाहिए श्रृंगेरपुर जाकर देख ले कि वहाँ निषाद राज भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम के थे उसे खुदाई हुई है, उसे देखें। वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत बड़े किले हुए हैं, मुगलों अंग्रेजों ने उसे तोड़ा था। मैं इतने कहूँगा, अपनी सरकार से अपील करूँगा कि जी जहाँ भगवान राम, एक ऐसी जगह है कि जब भगवान राम जाते वक्त गए थे, आते वक्त गए थे, उसके विकास के लिए हमारी सरकार उसे पर्यटक स्थल घोषित किया हुआ है। लेकिन जहां भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे, लेकिन जो देखिए मैं इतने कहूंगा कि प्रभु राम के बाल सखा थे निषाद राज, अगर त्रेता में उन्होंने गले लगाया था तो इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी ने गले लगाया। माननीय सदस्य सब समाप्त करें, समय का सीमा देख लें। पूरा हो जाने दीजिए। भगवान राम रात्रि किए थे, जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे वहाँ उनके सीने पर एक मस्जिद बनी हुई है। जिस तरीके से अयोध्या में मस्जिद हटी है, सरकार से अपील करूंगा कि वहाँ से भी हजरा मस्जिद को हटाएगा, आज नहीं कल हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से ठीक नहीं है। जितने हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें अगर मस्जिद बना है तो मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। तो मैं तो कहूँगा ऐसा गुनाह न करें और हर जगह से मस्जिद हटा ले। माननीय सदस्य समाप्त करें, बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय 70 साल से तो कभी इन लोगों ने नेता तो बना के लाए, पिछली सीट पर बैठा दिया, कभी बोलने नहीं दिया। बोलने का अवसर तो हमारी सरकार दे रही, कम से कम आवाज होने दीजिए। आज के दिन में माननीय विशंबर जी दिल्ली में आवाज उठा रहे थे कि परिभाषित किया जाए मझवार को। समाजवादी पार्टी के सारे सांसद दिल्ली में उस वॉकआउट कर दिए थे। यहाँ कहते हैं हम निषादों के साथ खड़े हैं और जहाँ भाग्य लिखा जाता है वहाँ इनके ही सांसद भाग जाते हैं। इसीलिए हमारे समाज के लोगों ने कहा ऐसी सारी पार्टियों को गांव से भगा दो और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ला दो। आप समाप्त कर लें क्योंकि समय सीमा देख लीजिए। माननीय सदस्य समाप्त कर लें। अब बस इतना कहूंगा कि
मैं बहुत कहूँगा कि इस बार के बजट में 70 साल में पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। कल उसका मैंने शासनादेश जारी हो गया है, टाइम लगता थोड़ा सा प्रक्रियाधीन था, और कल शासनादेश जारी हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों सदनों से मैं इतना कहूँगा, कोई मछुआरे का बेटा या बेटी या कोई भी बुजुर्ग हो, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रखवार बातन तो रहा, आप लोगों ने कानून बना दिया था जो मछली मारे वही मछुआरा है, लेकिन माननीय योगी जी ने कह दिया नहीं, जो राजस्व संहिता 2016 के अनुसार मछुआरा है वो केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार है, वो वही मछुआरा है, दूसरा कोई नहीं है। आपकी सरकार ने तो हमारे यहाँ मछुआ पद हुआ करता था जिसमें मछली मारने, जाल बीनने, नाव और डूब के वहाँ काम करने वालों को उसको बंद करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया था। क्या मछली उर्दू पढ़ती है? क्या निषाद उर्दू पढ़ते हैं क्या? माननीय सदस्य समाप्त कर ले, मैं ओम प्रकाश जी को बुला रहा हूँ, अब टाइम ज्यादा हो गया है, समय ज्यादा हो गया, आप बोले। एक मिनट, हमारी सरकार ने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। 25 करोड़ 20 लाख रुपया पहली बार दिया है उनको पढ़ाने के लिए, उनके इलाज कराने के लिए, उनके मकान बनाने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके दैविक आपदा के लिए, हर क्षेत्रों में 12 तरह से उनको मदद करने का मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई। कल शासनादेश हो गया। आपके क्षेत्र में भी गरीब होंगे, झोपड़ी में होंगे, नदियों ने उजाड़ा था, मुगलों अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उस पर रहम करिए ऐसी बिरादरी पर कि कम से कम उनके लिए भी आ जाए और हम उनके अब समाप्त कर लें, ऐसे लोग समाप्त कर लें। बस इतने कहूँगा कि आज के दिन में सामूहिक दुर्घटना बीमा भी हमारे यहाँ है, मुख्यमंत्री संपदा योजना के तहत निषाद राज बोट योजना भी है। सामूहिक दुर्घटना बीमा में एक भी पैसा नहीं लगता है। फिश फार्मर ऐप पर चले जाएं, हमारे यहाँ इलाज के लिए जिसका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा ऐसे मछुआरों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मछुआ कल्याण कोष से है। कुछ नहीं करना है, जो fisheries.up.gov.in पर जाएं, सारी सहायता। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप समाप्त कर लें, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे दूं कि भगवान प्रभु श्री राम के आप बाल सखा थे निषाद राज, उनका अगर श्रृंगेरपुर में बन रहा है तो अयोध्या में भी निषाद राज अतिथि भवन के नाम से नाम है, और भगवान राम के साथ हमारे 7 ऋषियों में निषाद राज का भी समाप्त रहा है। तो अयोध्या आज चमक रही है, उसके लिए विशेष रूप से हमारे समाज का या देश के आस्था को, केंद्र को बजट देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से विकास किया है, मैं बधाई देता हूं अपनी पार्टी, अपनी सरकार की तरफ से, अपने क्षेत्र। धन्यवाद। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का जो आपने मौका दिया, तो जब से चर्चा शुरू हो रही है तब से इधर और उधर सुन रहा हूं, कोई अभी तक एक भी अच्छी बात इधर से नहीं आई, एक भी सिंगल बात नहीं। हम गिना देते हैं, अभी काहे चिल्ला रहे हैं? हम तो शुरू नहीं हुआ तब से शुरू हो गए। आप सुनने की क्षमता रखो भाई। देखो, देश के प्रधानमंत्री जी ने, अभी हमारे भाई ने बताया, माननीय संजय निषाद जी ने, कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पहचाना जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, भारत रत्न से सम्मानित किया। बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ओम प्रकाश जी, जब आपका समय शुरू होता है ना, हमें ठीक है सर, कोई दिक्कत हाँ नहीं। बहुत समय, आप 5 मिनट में बहुत अच्छा बोलेंगे, ये सबको मालूम है। दूसरा, मान्यवर, अभी अभी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी को के साथ उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और हमारे साथी अभी बोल रहे थे, इन पे 2 भारत रत्न पे 2 घटनाएं हुई। उसी पर एक कोई फिल्मी कलाकार ने लिखा है, दिल के टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए।
माननीय अध्यक्ष जी, शुरुआत जहां से हुई, हराने के लिए मुखिया ही एनडीए में शामिल माननीय नीतीश जी, जिसके दम पर पश्चिमांचल था, 12 तारीख को वो भी फाइनल हो जाएगा। और इधर पूर्वांचल जो जिताने का मामला था, सब लोग जानते हैं, तो उधर से पहले से हमको तलाक मिल गया। अब काहे घबरा रहे हैं? अभी तो हमारे एक साथी बोल रहे थे आप ही की गोल से कि ये सब 24 में चले जाएंगे। भैया मेरे 27 तक जनता ने चुन के भेजा, कहां 24 में जाएंगे ये लोग? बोलने से पहले तो सोचें कि हम 24 के लिए आए हैं कि 27 तक। खैर कोई बात नहीं। मैं पढ़ रहा था मान्यवर तेलंगाना की शिक्षा नीति। पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इधर की सरकारों ने शायद तेलंगाना की शिक्षा नीति पढ़ा होता तो जो गरीब, कमजोर, श्रमिक, मजदूर के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उस पर ध्यान इनका गया होता। लेकिन बधाई देता हूं सूबे के मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, कि इन्होंने 18 मंडल में, प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित कर 1267 करोड़ रुपए दिया है। किसके लिए दिया है? जिसको आप लोगों ने छोड़ दिया, पूछा नहीं, उन गरीब कमजोर बच्चों के लिए जो विद्यालय नहीं जा पाते थे, उन निराश्रित बच्चों को बिना पैसे में भोजन, किताब, कापी फ्री शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय की व्यवस्था कराई गई है। इस पे तो आप लोगों का ध्यान नहीं गया, क्योंकि पढ़ते तो हैं नहीं, खाली विरोध की भाषा पढ़ते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, वित्त मंत्री जी द्वारा परिवहन विभाग बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण यात्रा सुलभ कराए जाने के उद्देश्य से बस बेड़ों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया है। ये भी गलत है। बजट में अगर वित्त मंत्री ने दे दिया पैसा तो ये गलत है। जब आप बस में चलिए तब न समझ में आएगा कितनी भीड़ होती है। बस में तो चलते नहीं है, इस नाते तो समझ में आता नहीं। बस में तो हम लोग चलते हैं तो समझ में आता, इस नाते जो है नहीं, ये लोग चलते नहीं भाई। दूसरी चीज, हमारे कल मैं सुन रहा था, हमारे एक साथी कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब साथी खड़े होते हैं। जो बजट है, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये भी गलत है। सारा बात अब गलत, जब से मैं सुन रहा हूं बैठ के सब गलत है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड 5 लाख के गरीबों के इलाज, कहीं ये नहीं लिखा है कि इसमें मुसलमान के लिए नहीं है, इसमें ईसाई के लिए नहीं है, इसमें सिख के लिए नहीं है। अगर कानून बना है तो ये 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की रहने वाले सभी लोगों के लिए बना है। आपने ठेका ले लिया है, हो सकता है टेंडर डाल दिए हो कि झूठ बोलने का मिल गया हो सकता है भाई बोल रहे हो, कोई बात नहीं, वो तो आपका काम है। लेकिन मेरा जो मकसद है, हमारे कृषि मंत्री पर सवाल जवाब हो रहे थे। हम तो एक चीज खाली कृषि मंत्री जी का मैं जो बजट था पढ़ रहा था, कृषकों के निजी नलकूप, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पास भी 2 नलकूप है, लगाया हूं। निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। हम भी तो आस लगाए हैं कि हो सकता है कि हमरो माफ हो जाए। कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, तरीका सीखो। सदन में बैठे हो, बोलो सदन में तरीका। आप बोलते हो तो हम तो नहीं बोलते हैं। आपका नेता भी बोलने लगे, हम सवाल जवाब करने लगे तो सबको पीड़ा होने लगेगी। तब नहीं, आप लोगों को सिखाया गया है आपके नेता के द्वारा
कि ओम प्रकाश राजभर जब खड़ा हो तब आप लोग बोलते रहना, बोलने मत देना। ये तरीका अच्छा नहीं है। नहीं, हमसे ज्यादा देखिए बोलने वाला नहीं कोई मिलेगा विरोध करने वाला। नहीं, हम बोले तो चुपचाप मार के सुनिए, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सुनिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा, हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा ऊर्जा विभाग के लिए काहे घबरा रहे हैं? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मैं कहता हूं 27 आते आते आप यहां आने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, कल उस दिन भी सुनाया था, आज भी सुन लो। मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अपनी चिंता करो भाई। गर्मी में डिमांड होती है ज्यादा ऊर्जा की। वित्त मंत्री द्वारा ऊर्जा विभाग को ग्रीष्मकाल के अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। लेकिन जब आपने ठेका ले लिया, टेंडर मिल गया है झूठ बोलने का, तो फिर कहां से दिखाई देगा ये सब? हमारे लोक निर्माण मंत्री के लिए चौड़ीकरण, सड़क राजमार्गों के चौड़ीकरण, सुंदरीकरण के कार्यों हेतु 2881 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब कहेंगे कि गड्ढा मुक्त सड़कें सब हो गई है। अरे जब आपकी सरकार थी तो आपने तो गड्ढा देखा नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से उड़ते थे तो दिखाई कहां से देगा? मैं बिल्कुल लग जाएंगे, हम किसान के बेटे हैं, आप चिंता मत करो हमारी। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, 10 मिनट हो गए प्लीज। धन्यवाद सर। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के 25 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ये भी नहीं दिखाई देगा। खाली एक चिंता है कि शपथ। आप शपथ की बात क्या करते हो? अगर जिसका काम ना होता हो, आप अपना काम हमको देना, हम मुख्यमंत्री से करा देंगे। और दूसरी चीज, आप लोग सब सुनो भाई, देखो थोड़ा सुनना भी चाहिए। हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़ी उम्मीद किया है आप लोगों से, बड़ी उम्मीद किया है, थोड़ा जोर लगाओ। थोड़ा जोर लगाओ आप लोग। और आबकारी शुल्क में राजस्व संग्रह का लक्ष्य, आज शाम को एक बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? आप थोड़ा, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज। आबकारी शुल्क में से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,000 धन्यवाद ओम प्रकाश जी, 56 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। थोड़ा जोर लगाइए। ओम प्रकाश जी बैठे। माननीय बस मात्र 1 मिनट, मैं 1-2 लाइन कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारी ये सरकार की तरफ से हमारे मिर्जापुर और बनारस मंडल में 3 चीनी मिल थी, और ये तीनों चीनी मिल ये लोग गायब कर दिए हैं। वहां के गन्ना किसानों के जो गन्ना पैदा होते हैं, उसके चीनी मिलों तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहेंगे संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान। और दूसरा, अयोध्या से वाराणसी परिपथ काफी समय से प्रस्तावित है, थैंक यू, और उसे शीघ्र पूरा किया जाए, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ पथ है और इस समय उसकी अति माननीय नेता आवश्यकता है। प्रतिपक्ष, तो पुनः हम अब माननीय नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया। नहीं, आप बैठे, आप बैठे, माननीय नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट 2024-2025 पर बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, बजट तो है ही अपना, लेकिन बजट के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी दिखाई दे रही हैं।
और वो अच्छी बातें वो भी हैं जो समाजवादियों से इन्होंने चुरा करके अपने बजट में शामिल की हैं। शुरू करने से पहले, अध्यक्ष महोदय, शुरू करने से पहले शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे ही नहीं लगते। शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते। 46 में 56 की जो बात है करते। ये बजट जो पेश हुआ है, इतना बड़ा बजट, और हर बार ये कहा जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट, और अगर सबसे बड़ा बजट है तो ये सरकार खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? जो एक्चुअल टोटल बजट है, जो प्रोविजंस हैं, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, उसमें फर्क क्यों है? अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जब अपनी बात रखें तो ये भी बताएं कि पिछली बार जिन जिन विभागों में बजट आपने दिया था, जो प्रोविजंस किए थे आपने, वो एक्सपेंडिचर में क्या दिखाई दे रहे हैं? आखिरकार सरकार खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? अगर बजट इतना बड़ा है तो खर्च कितना है? अगर हम एक एक विभाग का देखें, हाउसिंग डिपार्टमेंट, मैं करोड़ों में कह रहा हूं, जो प्रोविजन किया गया था वो 7360, जो खर्च हुआ है 4325। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट 1938, खर्च हुआ है 464.00। इंडस्ट्रीज 81 करोड़ का बजट था, खर्च आपने 30 करोड़ किया है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, आपने बजट प्रोविजन किया 144 करोड़, खर्च किया आपने 90 करोड़। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैंडलूम इंडस्ट्री, आपने प्रोविजंस किए 1780, खर्च किया 437। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैवी एंड मीडियम इंडस्ट्री, आपका जो बजट था वो 21,116 करोड़ था, आपने खर्च किया 10,000 करोड़। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। उस विभाग को जो प्रोविजंस थे बजट के, वो थे 64,000 करोड़ से ऊपर, आपने खर्च किया 43,000 करोड़। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगभग 2,000 करोड़, खर्च किया आपने 625 करोड़। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स का जो बजट था वो 8,104 करोड़, खर्च किया आपने 4,332 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स, लैंड डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, उसमें लगभग 700 करोड़, खर्च किया आपने केवल 94 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स 29190, 29,190, और खर्च किया आपने 15,729। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट्स पंचायती राज 15,000 करोड़ के लगभग, और आपने खर्च किया 7,000 करोड़। एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण छोटे विभाग भी हैं, कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, आपने बजट प्रोविजंस किए 3,000 करोड़ के, खर्च कर रहे हैं आप 1,766 करोड़। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, अध्यक्ष महोदय, बजट 1,000 करोड़, खर्च किया 444 करोड़ रुपए। शुगर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो शुगर इंडस्ट्री के लिए सरकार की तरफ से जो बजट है, जो बजट आपने प्रोविजंस किए वो 2,117 करोड़ रुपए, खर्च किया आपने 1,247। होम डिपार्टमेंट, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, जिसमें आपके बजट प्रोविजंस थे 37,000 करोड़ 636 करोड़ रुपए, आपने खर्च किया 21,000 करोड़ रुपए। होम डिपार्टमेंट जो सिविल डिफेंस है उसमें 27 करोड़, खर्च किया 15 करोड़ रुपए। मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
जिसमें आप कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वो अलग बात है कि छिपे आप पीछे के रास्ते से, पीपीपी मॉडल के रास्ते से प्राइवेट लोगों को आप इसमें शामिल कर रहे हैं। उसके लिए बजट था 9,795, खर्च किया आपने 5,612 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट आपका बजट था 26,000 करोड़, आपने खर्च किया 16,000 करोड़। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जिसका बजट था 1,890 करोड़, खर्च किया आपने 1,000 करोड़ रुपए। जस्टिस डिपार्टमेंट जिसमें बहुत सारी और योजनाएं चलती हैं, 8,234 करोड़ बजट प्रोविजंस, और आपने जो खर्च किया है वो 2,700 करोड़ रुपए। ये रिपोर्ट है, और ये अध्यक्ष महोदय, ये सरकार की रिपोर्ट है। जो सरकार खर्च नहीं कर पा रही है पैसे, जो सरकार जनता तक अपनी चीजों को नहीं पहुंचा पा रही है, तो वो क्या रास्ता अपना रही है? शेर और शायरी का। क्या शेर और शायरी से जमीन तक बातें पहुंच जाएंगी? और अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि जो मैंने कहा है इसकी कम से कम सच्चाई सदन जाने कि आखिरकार सच्चाई क्या है, कि आप बजट खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप जो प्रोविजन कर रहे हो वो आप लोग के आंकड़े गलत हैं, जो प्रोविजन कर रहे हो वो आंकड़े गलत हैं, या फिर जो खर्च करने जा रहे हो वो आंकड़े आपके गलत हैं। और फिर अगर आपका ये 24 का बजट आया ही है, तो मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं मैं, यूपी का बजट चाहे 7 करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का हो, सवाल यही रहेगा कि 90% जनता के लिए उसमें क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीति आम जनता के लिए नहीं है, वो 10% संपन्न लोगों के लिए 90% बजट रखती है, और 90% जरूरतमंद जनता के लिए, केवल नापात्र के लिए 10% बजट रखती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसा पहले आंकड़ों में आप उलझा रहे हैं हमें आंकड़ों में न उलझाए, सीधी सीधी ये बात बताए कि इस बजट से महंगाई से कितनी राहत मिलेगी। इस बजट में जहां जगह जगह आपने कहा है कि नौकरी और रोजगार मिलेंगे, कितने युवाओं को रोजगार मिला है और मिलेगा। सही में अपराध और भ्रष्टाचार कम करने के उपाय पर कितना खर्च किया जाएगा। मंदी और जीएसटी की मार झेल रहे काम, कारोबार और दुकानदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान है आपके पास। और क्या इस बजट में किसान की बोरी की चोरी रुकेगी या नहीं, फसल का सही दाम व किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं। और ये फसल की आय दोगुनी का नारा अध्यक्ष महोदय विपक्ष का नहीं है, ये सत्ता में बैठे हुए लोग उनका है, दिल्ली से लेकर के लखनऊ वालों का है, डबल इंजन की सरकार वालों का है। अगर 7 लाख और 8 लाख करोड़ का ये बजट है तो सरकार कम से कम ये स्पष्ट करे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को चुनाव में भी जाना है, क्या किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं होगी। मजदूर श्रमिकों के मेहनत की सही कीमत इस बजट से मिलेगी या नहीं मिलेगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छी दवाई, अच्छी पढ़ाई के लिए कितना आवंटन है। और यह भी सच है कि अभी तक जितने भी बिजली के कारखाने लगाए गए थे वो अभी पूरी क्षमता पर नहीं चल पा रहे हैं, और जो प्लांट लग भी रहे थे अगर वो आज लग गए होते तो उत्तर प्रदेश को सरप्लस बिजली होती, सस्ती बिजली होती। सरकार ये बताए कि बिजली के नए प्लांटों के लिए कितना बजट है, पानी घर पहुंचाने और शौचालयों को सुचारू रूप से चलाने की योजना के लिए दिखावटी प्रावधान कितने हैं। नई सड़कों को तो छोड़िए, बस इतना और बता दें कि सड़कों के गड्ढे भरने के बजट में कोई प्रावधान है या नहीं है।
और कम से कम ये सरकार बताए कि पिछले 7 साल में गड्ढे को भरने के बहाने कितना पैसा इन्होंने खर्च किया है। और फिर हालांकि नेता सदन ने वो 2 लाइनें तो सुन ली होंगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो जब आप बजट इतना बड़ा दिखा रहे हैं, वो जमीन पे क्या दिख रहा है, जमीन पर कितना पहुंचा है? और झूठे दावों के दिखावटी प्रचार के लिए आपकी भाजपा सरकार ने कितना प्रावधान दिया है, कृपया इसकी मोटी फाइल जनता के सामने अलग से रखने का भी काम करें। क्योंकि आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, और देखिए दिल्ली से जो खबर आती है वो $5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जाता है। और कई माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि इतना खुशहाली और तरक्की हुई है कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोग शामिल हो गए हैं। और अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए हैं तो कुछ सवाल हमारे भी हैं विपक्ष के लोगों के। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर निर्भर है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसान की बोरी में से 5 किलो की चोरी जारी है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन अग्निवीर की भर्ती 5 साल के लिए भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसानों को 5% भी लाभकारी मूल्य नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए 5 पैसे भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन युवाओं के लिए न तो कोई रोजगार और न 500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को रेल व दूसरे किराए में छूट के लिए 5% का भी बजट नहीं। तो ये कैसी 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोग शामिल हो रहे हैं? जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनमें हम कहां शामिल हो रहे हैं? और फिर कई बार यह सवाल पूछा गया कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उसके लिए रोड मैप क्या है आपका? केवल एक अमेरिकन कंपनी को हायर कर करके कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर करके उस पर क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बना लेंगे आप? वो रोड मैप क्या है? और आज आपके स्टेट की जीडीपी क्या है? पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय सवाल का जवाब नहीं मिला था कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो? हम कोई इधर उधर का सवाल नहीं पूछ रहे सरकार से अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है तो आप उसके लिए ग्रोथ रेट कितनी रखेंगे, और वो ग्रोथ रेट बनाने के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? क्योंकि अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो आखिरी में कुछ लाइनें कविता की लिखी थी, जो आखिरी में कुछ कविताओं की लाइन लिखी थी, वो समाजवादियों की कविता थी। मुझे समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े बजट में समाजवादियों की कविता कैसे आ गई? और अध्यक्ष महोदय, यह बात
हमारे वित्त मंत्री ज़्यादा स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि अपने शेयर तो वो कम रखते हैं, दूसरों के शेयर ज़्यादा पड़ते हैं। ये बात भी साफ होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, जो बजट में आखिरी लाइनें हैं आपकी, वो किसकी कविताएं थी, लाइनें किसकी हैं और किसके लिए कही गई थी? मुझे नहीं पता कि कौन किसके गांव का पता ढूंढ रहा था। हमें तो आपके गांव का पता ही नहीं पता। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, हमें तो आपके गांव का नाम ही नहीं पता। क्या वजह है? मैं जानता हूं किसके लिए थी ये कविता। ये बात तो आप भी जान गए हो, ये बात तो आप भी जान गए। आप जान गए, मैं जान गया, आपके माननीय सदस्य शायद न जान पाए हों। उन्हीं की जिनकी वो 4 लाइनें इन्होंने पढ़ी हैं, उन्हीं से मैं फिर लाइन मांग के ले आ गया। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब। चमन का हाल कुछ ऐसा कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। अध्यक्ष महोदय, पहचान गांव की, मुझे तो नहीं पता गांव किसके गांव की कहाँ है। एक गांव तो बहुत सबको जानते हैं, सब जानते हैं उस गांव को, सब जानते हैं उस गांव को। देखिए आप, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो कविता पढ़ी थी। और मैं दोबारा पढ़ देता हूं, और इनके गांव कहां है ये बता दें खुद जब भाषण में तब। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देते हैं कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? अपना गांव तो बता दो। तो अपने गांव की पहचान बनाओ। अगर सब अपने गांव की पहचान बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होगी। जो अपने गांव की पहचान नहीं बना सकते, जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते, वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब तो बात पहुंच गई कहां पहुंचनी थी। अध्यक्ष महोदय, गांव तो इन्होंने भी बनाए थे, गोद लिए थे। गांव तो गोद आपने भी लिए थे। उन गांवों का क्या हाल है जो गोद लिए गए थे?
अब तो आपके वहाँ पाँव नहीं पड़ते जिन गाँव को आपने गोद लिया। क्या वजह है? क्या वजह है कि जिन गाँव को आपने गोद लिया था उन गाँव में आपके पाँव भी नहीं पड़ रहे? तो सोचो, अपने गोद लिए हुए गाँव का ये हाल है। हालांकि ये बात कही गई कि मैंने प्रभु राम का नाम नहीं लिया। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हों तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है? राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर कि आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। हालांकि अध्यक्ष महोदय, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि सबसे ज्यादा तैयारी के लिए सदन के नेता ने न जाने कितनी ट्रिप लगाई होंगी, अनगिनत ट्रिप लगाई, और हर चीज को देखा उन्होंने। सड़क कैसी बनेगी, सड़क के नीचे तार कैसे जाएंगे, सीवर कैसे जाएंगे नीचे, पेड़ कौन से लगेंगे, लाइट कौन सी लगेगी, सब तैयारी में जुटे रहे। और जब भी मौका मिलता था भाग करके जाते थे देखने। वो गिनती तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, 70 बार। वो गिनती तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ गिनती तो होगी। 70 हो, 75 हो, 80 हो, 100 हो, जो भी हो, गिनती तो होगी। लेकिन खुशी की बात है कि स्वाभाविक है, किसी आयोजन में अगर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए तो हमें उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो। जो लोग ताली बजा रहे हैं, हर लाइन पे ताली बजाना, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने न छोड़ी हो, हर कोशिश की। और वो कोशिश मुझे, जब मैंने गवर्नेंस स्पीच पढ़ी तो गवर्नेंस स्पीच में मुझे देखने को मिला कि इस सरकार ने 31,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया अभी तक अयोध्या को सजाने के लिए। लेकिन जब पहली बार यात्रा हुई वहां पर दिल्ली वालों की, तो जिन्होंने इतनी तैयारी की थी वो किस नंबर की गाड़ी में बैठे थे? ये बातें मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि एक बार मैंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट कर दिया था, और वीडियो ट्वीट का असर यह हुआ कि नेता सदन के साथ दिल्ली वालों ने शूटिंग की थी, फोटो कौन सी अच्छी आएगी। वो मेरे से बेहतर नेता सदन जानते होंगे। तो ये बात मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ताली बजवानी है। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अध्यक्ष महोदय, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने।
पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे, लेकिन पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे, लेकिन जब सही समय आया तो फोकस से आउट थे। और फोकस से इसलिए आउट थे ये बात तो चाचा की है नहीं, चाचा वाली मैंने पढ़ दी थी, खजूर वाली बात, वो बजट में। और फिर जब फोकस में नहीं थे तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से दिखे। और जो बहुत महंगा और आलिशान नहीं बोलूंगा मैं, महंगा लाल रंग का कारपेट बिछा, लाल कारपेट पर महोदय कहीं नहीं दिखाई दिए। अगर कहीं दिखाई दिए हो तो बता दें हमें। और वो भी लाल कारपेट पे मार्क्ड था कि अध्यक्ष महोदय कहां मुड़ना है, और ये निर्देश थे कि लाल कारपेट पे कोई नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे। क्योंकि जब कारपेट पे नहीं दिखे तो हम लोग देखा कि हैं कहां, तो ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे। और लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए। लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए, इसे कहते हैं सच में चिराग तले अंधेरा होना। नेता सदन, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप चाचा के नाम पे हमें छेड़ते हो। मैं लेकिन कुछ लोगों के नाम पे आपको नहीं छेड़ना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं जो मुख्यमंत्री होता है कितने दबाव में काम करता है। सुना है किसी ने तस्वीर ट्वीट कर दी थी, वो भी डिलीट करनी पड़ी। जहां तक हमारे वित्त मंत्री जी ने जो सारे जहां से अच्छा की 2 लाइनें पढ़ी, पता नहीं अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं वहां से। न ऊपर की लाइन पढ़ते न नीचे की लाइन पढ़ते हैं। ये तो जमाना गूगल का है, जमाना इंटरनेट का है, जमाना छिपाने का नहीं है। हमारे बजट में जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में उन्होंने 2 लाइनें लिखी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसकी लाइन आपके बजट में आ गई। तो आप बहुत सेकुलर हैं। तो आप सेकुलर हैं, इसलिए दूसरों पे उंगली मत उठाना अगर आप ये बात कर रहे हो तो। उन्होंने पढ़ा कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, अब तो मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर ये नाम इन्होंने लिखे और अपनी तारीफ में लिखे बजट पेश करते हुए कि ये बहुत ताकतवर हो गए, इनकी ग्रोथ बहुत आगे चली गई है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इनसे कहूंगा, जिन जिन देशों के नाम यहां लिखे गए हैं, उन देशों की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस देश के लोगों की, रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आपकी नीयत कुछ और थी तो मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद की लाइन नहीं पढ़ी जो सबसे बड़ी लाइन थी, जो अल्लामा इकबाल ने अपनी लाइन लिखी। इसमें उन्होंने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये वो लोग हैं जो भारत को बनाना चाहते थे, एक भारत को अच्छा, सुंदर और देश मजबूत कैसे हो,
इसलिए उन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलिस्तां हमारा। आपको इतनी अच्छी गजल में केवल 2 लाइनें मिली आपको, केवल 2 लाइनें मिली आपकी, जो लाइनें हटा दी गई थी इस गाने से, इस गजल से 2 लाइनें हटा के। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन सारे जहां से अच्छा नहीं गाते हो हम लोग। और मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर मैं एक बात इसमें गलत कह रहा हूं तो जाकर के मिलिट्री स्कूल के किसी भी बच्चे से मिल लेना, पूछ लेना, जो वहां पे आर्मी के ऑफिसर्स प्रिंसिपल बनते थे उनसे पूछ लेना। ये गाना हर दिन मिलिट्री स्कूल में हम लोगों ने गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलिस्तां हमारा। गुरबत में हो अगर हम, रहता दिल वतन में, समझो वही हम भी, दिलो जान हमारा। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ ऐसे लोग हैं अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे लोग हैं जब वो विभाग में मंत्री थे, क्यों मंत्री हटा दिए गए, अब बोल रहे हैं उसके लिए। विभाग को तुमने क्या किया था विभाग के लिए माननीय सदस्य ने? पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश के जिन हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर तुम मुख्यमंत्री से 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कहलवा दो, हम भी पढ़ देंगे तुम्हारे उसी तरह। इसलिए उतना ही बोलना अध्यक्ष महोदय ठीक है जितना बोलना चाहिए। फिर उन्हीं अल्लामा इकबाल ने भगवान प्रभु श्री राम के लिए क्या लिखा था? अगर यही बात उन्हें पढ़नी थी तो ये बात भी तो पढ़ सकते थे। और मुझे उम्मीद है अगली बार बजट में जब आप लाएं अल्लामा इकबाल की लाइनें, तो ये जरूर 2 लाइनें लाना। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। ये लाइनें जरूर डालिएगा अगली बार। सरकार ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में पहले पहचान का संकट था। पता नहीं क्यों इस बात को कहा जाता कि पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश को। पहचान का संकट कैसे हो सकता उत्तर प्रदेश को? जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिए हों, प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई भी देश का पैरामीटर होगा ग्रोथ का, बिना उत्तर प्रदेश के वो बेहतर नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश के पैरामीटर चाहे हेल्थ के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट के हों, किसी भी पैरामीटर पर अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ जाएगा तो देश के पैरामीटर्स पिछड़ जाएंगे। अगर ये बात कही जाती है पहचान का बहुत बड़ा संकट था, ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। और अगर पहचान का संकट था 2012 से लेकर के 2017 में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों आया? एचसीएल लखनऊ में क्यों आया? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एचसीएल की क्यों बनी लखनऊ में? चक गजरिया में ट्रिपल आईटी क्यों बनी? और एचसीएल वो जगह है, जब पहली बार मैं उसका उद्घाटन करने गया था तो उस समय जो बच्चे और बच्चों के जो माँ बाप थे
कई माँ बाप ने मुझे बधाई दी और धन्यवाद दिया मुझे और कहा कि मैं सरकार का और आपका धन्यवाद इसलिए देती हूं कि जिसके कारण हमारे बच्चे जो हैदराबाद या चेन्नई में पढ़ते थे, नौकरी करते थे, वो आज हमारे घर के पास हमारे बीच रह करके पढ़ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी मुझे उसमें करना था, सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं देनी थी, उस समय के अधिकारियों ने मिलकर के रास्ता निकाला और वो सुविधाएं दी। उसका परिणाम ये है। और मैं तो कहूंगा किसी भी मान्य सदस्य को अगर इस शक हो इस बात का कि एससीएल में कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जाकर के देखें। इसी लखनऊ, इसी कानपुर के सबसे ज्यादा बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सम्मान की नौकरी पा रहे हैं। हो सकता है 6000 से ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं वहां पर। डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया उसके मुकाबले? मुझे एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में बता दें आप। सैमसंग फाइल उठा करके देख लीजिए, किस सरकार की देन है। जो उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलना था, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा उसको, तब जाकर के सरकार ने कितने वर्षों के बाद इंसेंटिव दिया है। और जो मेट्रो चल रही है शहरों में, क्या लखनऊ की मेट्रो आपकी सरकार लाई थी? तस्वीर तो अपनी लगा दी। यही तो कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं? क्या लखनऊ की मेट्रो आप लाए थे? और अगर आप लाए थे तो जहां तक जाती वहां से वापस क्यों आ जाती है? दूसरे सेक्शन में क्यों नहीं गई अभी तक? 7 साल हो गए डबल इंजन की सरकार के, 7 साल हो गए। वो मेट्रो वहीं से लौट के आ जाती है। क्या कानपुर की मेट्रो आपने प्रपोज की थी? क्या कानपुर की मेट्रो आपकी सरकार की प्रपोज थी? क्या आगरा की मेट्रो आपकी प्रपोज थी? और अगर आपने प्रपोज किया था तो उसका सेकंड फेज क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा, वो किसने मेट्रो बनाई? और मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली की सरकार ने मदद नहीं की थी बजट को लेकर के। उत्तर प्रदेश ने अपने नोएडा के बजट से देकर के वो दिल्ली से जोड़ने का काम मेट्रो ने किया था। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा किसने मेट्रो दी थी? मैं जानना चाहता हूं, जो पहचान या पहचान का संकट था, अगर संकट कोई पैदा कर रहा है डेवलपमेंट को लेकर के या अर्बनाइजेशन को लेकर के, तो वो आपकी सरकार है, वो संकट पैदा कर रही है। क्या ये मेट्रो स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और जब इसका जवाब आए अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ये दाएं बाएं इधर उधर जाने कहां तक लेके जाते हैं, क्या ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है? और मुझे याद है मैंने बनारस को भी मेट्रो दी थी, लेकिन आपने बनारस की मेट्रो नहीं बनने दी। और जब आप पहली ट्रिप में गए थे झांसी, मुझे आज भी याद है, कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में ये बात कह चुका हूं, आपने कहा था कि झांसी से दिल्ली को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। क्या वो एक्सप्रेसवे बन गया 7 साल में? झांसी में मेट्रो बन गई क्या? झांसी को भूल जाइए। आपने तो अपने लिए भी कहा था कि हम अपने गांव में बनाएंगे, जो आपका नया गांव है गोरखपुर, कम से कम उसकी तो पहचान बना दो मेट्रो चला करके। कौन रोकता है आपको? ये आपके नीचे हैं वित्त मंत्री जी, दीजिए 1000 करोड़। क्यों नहीं दे पा रहे आप 1000 करोड़? दे दीजिए 2000 करोड़ रुपए। क्यों गोरखपुर में नहीं मेट्रो चल पा रही है? क्योंकि आप चलाना नहीं जानते हो, आप चलाना नहीं चाहते हो। और ये जितने भी डब्बे बने हैं, अगर पहचान का संकट होता तो वो कंपनियां आपके यहां नहीं आती। मुझे याद है उस समय देश की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां यहां पर काम कर रही थी। कुछ कंपनियां तो आज भी काम कर रही हैं। मैंने कई बार सदन में कहा कि कुछ कंपनियों ने ऐसा काम किया था जो एग्जाम्पलरी था। एक्सप्रेसवे कभी 23 महीने 24 महीने में नहीं बनते, 21 महीने में नहीं बनते। लेकिन मैं इस
सदन में उन कंपनियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस एक्सप्रेसवे को 23 और 24 महीने में बना करके खड़ा कर दिया था, उद्घाटन हो गया था उसका। आप उन्हीं में से एक कंपनी से आप मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन आपने सड़क नहीं बनाने दी उनको। क्या वो कंपनी नहीं बना रही मंदिर? मैं जब देख रहा था L&T की बात, एक कोई इंजीनियर जब बता रहा था कि ये टेक्निकल हम चीजें फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बन रहेगा, वैदिक जो हमारा है इस तरह बनाया जाता है। तो आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है क्यों नहीं बनने दिया उससे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बनने दिया? और मैं फिर दोहराता हूं बात, अगर ये प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता है तो दिल्ली वाले बजट एक्सप्रेसवे के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा? अमूल को लेकर के समाजवादी सरकार में यहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और उसी समय अमूल से ये बात तय हो गई थी कि लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में 3 प्लांट आप लगाएंगे और मिल्क प्रोक्योर करेंगे। यहां पर 2 प्लांट लगकर के तैयार हो गए थे, तीसरा बाद में लगा। अगर पहचान का संकट था तो 3 समाजवादियों ने अमूल प्लांट लगाए, तो आप 6 लगा देते। आप 6 क्यों नहीं लगा पा रहे हो? जो दूसरों के लिए कह रहे हैं कि उन पर पहचान का संकट है, आप पे पहचान का संकट है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हो। और फिर इसी शहर में दिल्ली जैसा स्कूल हमने बनाया था, संस्कृति स्कूल। जो लोग जागरूक लोग होंगे, अध्यक्ष महोदय, वो जानते होंगे दिल्ली में संस्कृति स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता आसानी से। वहां एडमिशन पाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। उस समय अधिकारियों ने कहा कि यहां भी हम लोग बनाना चाहते हैं लखनऊ में, आप बजट दीजिए। हम लोगों ने बजट दिया और इसी लखनऊ में स्टेडियम के बगल में 6 गजरिया में संस्कृति स्कूल बना। कुछ दिन चला भी, लेकिन जो ये बड़ा बजट बताते हैं, जाने कितना बड़ा बजट है आपका, क्या संस्कृति स्कूल चल रहा है लखनऊ में? सैनिक स्कूल 3 लेकर के आई समाजवादी सरकार। आप केवल गोरखपुर में ले गए एक सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश में और किसी मान्य सदस्य के क्षेत्र में क्यों नहीं है सैनिक स्कूल? ये लोग, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इन लोगों के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो एक अमेठी में सैनिक स्कूल बनाना चाहते हैं। उसके लिए सरकार अगर ज़मीन उपलब्ध करा देगी और बजट उपलब्ध करा देगी तो सैनिक स्कूल वहाँ पर बन जाएगा। तो जब मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि आप एक नहीं, आपको 3 देने पड़ेंगे तब जाकर के सैनिक स्कूल बनेंगे, तो बोले एक ही बड़ी मुश्किल से मैं दे रहा हूं, एक ही बड़ी मुश्किल से आ रहा है। मैंने कहा अगर आप 3 देंगे तब सैनिक स्कूल बनेगा। और मुझे याद है दिल्ली की सरकार ने मुझे 3 सैनिक स्कूल दिए, जिसमें एक अमेठी, एक मैनपुरी में और एक उसको झांसी को देने का काम किया। वो सैनिक स्कूल चल रहे हैं। जो नए सैनिक स्कूल बन रहे हैं वो पीपीपी मॉडल पे बन रहे हैं, वो सरकार के नहीं बन रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज न करे सरकार किसी को कि वो सैनिक स्कूल बना रहे हैं, वो पीपीपी पे सैनिक स्कूल बना रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब इतना बड़ा बजट है आपके पास, तो आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शिक्षा में क्यों ढूंढ रहे हो? आप मेडिकल कॉलेज में पीपीपी ढूंढ रहे हैं, कोई प्राइवेट प्लेयर आ जाए, प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाए। आप क्या दिल्ली की तरह सब चीजें बेच दोगे? उन्होंने तो एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेनें बेच रहे हैं, आप क्या स्कूल बेच दोगे, पॉलिटेक्निक बेच दोगे, आईटीआई बेच दोगे, मेडिकल कॉलेज बेच दोगे? फिर गरीब कहां जाएगा? गरीब का इलाज कहां पर होगा? गरीब कहां पढ़ेगा? तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि इतना बड़ा बजट है, सैनिक स्कूल ज्यादा क्यों नहीं बन रहे?
अमूल के प्लांट केवल 3 ही क्यों हुए, 6 क्यों नहीं आए इनकी सरकार में? और मुझे याद है कि अक्षय पात्रा को लेकर के कि हमारे बच्चों को कुक्ड फूड मिले, कुक्ड फूड, हॉट कुक्ड फूड मिले, तो उसके लिए योजना चालू की थी। जितनी समाजवादियों की सरकार भी शुरू से आगे नहीं बढ़ पाए। एक बनारस में उस समय भी प्रपोजल था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और क्यों नहीं? बच्चों को खाना अच्छा क्यों नहीं दे पा रही सरकार? और संकट होता तो शायद इस तरह की संस्थाएं नहीं आती उत्तर प्रदेश में। ये तो कुछ बताई है मैंने, ये बहुत सारी और भी योजनाएं जो आई थी और लगातार आती हैं। जो लोग मेदांता तो अस्पताल में सब इलाज कराने जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी थे उससे तो वो उद्घाटन करवाते हैं कई मशीनों का। मैं तो नेता सदन से कहना चाहता हूं, प्राइवेट की क्यों मशीन उद्घाटन करते हैं आप? आपका 100 एकड़ में बना हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसका उद्घाटन करो। हालांकि आपने किसी की प्रतिमा लगा दी, हमें कोई शिकायत नहीं उन पर से। अरे कम से कम आपने खुद बनाया होता, फिर लगाते तो खुशी ज्यादा आपको होती। तो ये संकट की बात जो कह रहे हैं, संकट होता तो डायल 100 बन जाती क्या? आपने डायल 100 खराब कर दी। वो कंपनियां क्या यूपी में आती? क्या यूपी में आ जाती वो कंपनियां? और फिर मुझे खुशी इस बात की कि बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया था। वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सरकार में क्यों नहीं हो पा रहा है? लैपटॉप का हुआ, लैपटॉप नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, कम से कम सरकार को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए, 14, 17, 19, 22 के। और फिर ये याद करना चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। भाई आप घोषणा पत्र में क्या लिख रहे हो और जारी क्या कर रहे हो आप? घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा आपने? अगर लैपटॉप बांटे हो तो बता देना आप। फिर ये सरकार कह रही है कि हम लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है। लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगर ये 1500 एकड़ की योजना है, हमें खुशी इस बात की है कि ऐसी योजना सरकार बनाना चाहती है, बना रही है। तो कम से कम इसके लिए बजट क्या है आपका? जब वित्त मंत्री अपना रिप्लाई दें तो कम से कम ये बताएं कि इसमें बजट कितना दिया है इन्होंने। एक बात तो बहुत होती है कि सरकार नौकरी बहुत दे रही है, और सरकार से मैंने हर बार कहा और सदन में कहा कि सरकार जो आंकड़े पेश करती है वो सच नहीं है आंकड़े। और बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है कि अगर हम उसको देखें तो 90% से ज़्यादा नौजवान आज घर बैठा है, उसके हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? अगर हम गवर्नेंस स्पीच पढ़ें और बजट की स्पीच पढ़ें, दोनों में एक ही बात लिखी गई है कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरी या रोजगार मिलने हैं। तो अगर गवर्नेंस स्पीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो पिछला 1 साल जीरो था, और इसमें क्या तैयारी है जो ये साल लगभग जीरो हो जाएगा। तो 2 बजट हो गए, तीसरा बजट है सरकार का।
तो आखिरकार जमीन पर क्या है? और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेरोजगारी दर 4% है, अतः नियंत्रण में है कहते हैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि अगर ये आंकड़े ऐसा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो अपने आर्थिक सलाहकारों से राय ले लें, जिससे स्पष्ट हो जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बजाय एम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी का सही सूचक है। कम से कम इस सरकार ये बताए कि बेरोजगारी का सही सूचक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट या एम्प्लॉयमेंट रेट। अपने भाषण में जब जवाब दे सरकार तो ये बात कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट का सही सूचक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि एम्प्लॉयमेंट रेट है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में केवल उन लोगों की संख्या ली जाती है जो काम करने के इच्छुक हों, और एम्प्लॉयमेंट रेट में पूरी संख्या ली जाती है। इसलिए कम से कम सरकार इसको स्पेसिफिक बताए कि आखिरकार सरकार में क्या स्थिति है नौकरी और रोजगार की। किसान की आय दोगुनी की बात, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या एमएसपी मिलने लगा? आपने बजट में भी और गवर्नर स्पीच में भी इन बातों को डाला है कि हम किसान की लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। क्या सरकार एमएसपी देगी? क्या डबल इंजन सरकार एमएसपी किसानों को उपलब्ध कराएगी? और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है जहां आप एमएसपी उपलब्ध करा सकें? अगर आपको किसानों को एमएसपी दिलानी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया है? जो मंडी चल रही थी वो बंद कर दी, और कई मंडियों को जो बनाया जा रहा था बड़े पैमाने पर, उन मंडियों के लिए बजट क्या है? आखिरकार आपकी किसानों से दुश्मनी क्या है? आप मंडियां क्यों नहीं देना चाहते? और जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? और एग्रीकल्चर रेट क्या है? क्या हमारी एग्रीकल्चर रेट डाउन नहीं जा रही है? और शिक्षा का स्तर, में क्या बात करूं शिक्षा के स्तर पर। यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, यूनिवर्सिटी के वीसीज अपॉइंट हो रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने कई बार पूछा है सरकार से कि ये सरकार बताए कि आखिरकार 46 में 56 वाली कहानी क्या है। लेकिन 46 में 56 वाली कहानी नहीं पता लग पा रही है। और मैं तो कहूंगा कि कभी कभी हमारे साथी वो भी 46 के 56 वाले चक्कर में फंस जाते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं, 34 की हमारे पास सूची है। 34 में पीडीए कितना है? 34 में पीडीए कितना है? कम से कम सरकार जब जवाब दे तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात आ जाए, जनता भी उत्तर प्रदेश की जान ले कि अगर 34 वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं तो 34 में पीडीए कितने हैं, और फिर जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी भी सूची क्या है। समय समय पर लोगों ने आवाज उठाई लेकिन सच्चाई सामने कभी नहीं आई। कम से कम सरकार ये बात बताएगी कि उसकी सूची में सच्चाई क्या है, पीडीए कितना है उसमें। और अगर एक एक यूनिवर्सिटी का बता दे सरकार तो इससे अच्छा और क्या खुशी की बात हो सकती है। मैंने पढ़ा अखबार में कि अब तो सरकार, अखबार नहीं, सरकार की तरफ से जानकारी मिली कि अब बच्चे इजराइल तो जाएंगे जाएंगे, रशिया और जर्मनी देशों में भी जाएंगे। सोचो, बच्चों को आप वॉर जोन में भेज रहे हैं, यही आपके पास रोजगार के अवसर हैं। आप बच्चों को वॉर जोन में भेज रहे हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में आप बात कह रहे थे वो यूनिवर्सिटी आखिरकार किसने बनाई थी? कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया।
तो जो 46 में 56 वाली बात है वो भी आ जाए और ये भी बातें आ जाएं। बिजली विभाग बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं बहुत सारे विभाग को स्किप कर रहा हूं। मैं सीधा बिजली विभाग पे आता हूं। मैंने पहले भी पूछा, फिर मैं जानना चाहता हूं सरकार से, ये सदन जानना चाहता है कि आखिरकार बिजली के कारखानों के लिए आपने बजट का इंतजाम कितना किया है, और जो बजट दिया है देरी किस बात की है, और दिल्ली से कौन सा नया प्लांट मिल गया है आपको? एटा का जवाहरपुर परियोजना अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? समाजवादियों ने हरद्वागंज में सरकार में उसका शुरुआत कर दी थी। ललितपुर की परियोजना को आगे बढ़ाया, नेवली लिग्नाइट की परियोजना आगे बढ़ाई, इलाहाबाद में आगे परियोजना बढ़ाई, और भी जो भी बिजली बन सकती थी, बिजली के कारखाने बनाए जा सकते थे, दिल्ली के सहयोग से और उत्तर प्रदेश की अपने संसाधनों से, उन सबको आगे बढ़ाया। आखिरकार ये सरकार क्या कर रही 7 साल से? और 7 साल में नया प्लांट कौन सा आप लेकर के आए दिल्ली से? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार बताए कि बिजली का नया प्लांट कौन सा आप लेकर के आए हैं दिल्ली से। अगर एक भी नया पावर प्लांट लाए हो तो बता दें। और जो बढ़ी है कैपेसिटी, वो समाजवादियों की सरकार की बढ़ी हुई है। एक्सप्रेस के बारे में बोल ही चुका हूं। 7 वर्षों से गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रही है सरकार, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु गड्ढे के कारण हुई है। 2022 में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कानपुर में ही हुई। उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 2000 रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो आखिरकार ये गड्ढे कब भरे जाएंगे? और अगर गड्ढे भरे जाएंगे तो लोगों की जान भी बच जाएगी। न्यूट्रिशन मिशन चल रहा था सरकार का। न्यूट्रिशन मिशन को इस सरकार ने बिल्कुल बंद सा कर दिया है। और अगर सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रही है, अगर IMR और MMR जो पैरामीटर्स हैं वो बेहतर नहीं होंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी का कैसा भविष्य होगा? जब आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, तो कम से कम हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने मानक पर कितने बेड हैं इनके पास, एवरेज बेड कितने अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, और इतना बजट देने के बाद भी खबरें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, गरीबों को इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाकर के दवाई और इलाज हो पा रहा है। जो सरकार ये दावा करती है कि हम इतने नंबर्स दे चुके हैं बीमार लोगों को, इतना बजट दे चुके हैं, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, चाहे कम दें लेकिन गरीब के इलाज के लिए पूरा पैसा दें। ये नहीं कि आधा अधूरा पैसा दे दिया आपने। थैंक यू सर, धन्यवाद। और आधा अधूरे से इलाज नहीं होने पा रहा है। 2-3 बातें अध्यक्ष महोदय और, कि मैं बहुत देर से आपको देख रहा, लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया है। जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। हर दिन हत्या और तमाम घटनाएं आ रही हैं। इनके ही क्षेत्र का बताइए, पासी बिरादरी का आदमी मार दिया गया, 5 तारीख को मार दिया गया। ऐसे घटनाओं का अगर आंकड़ा दे सरकार को, तो आंकड़ा ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई इनकी। BHU में, हालांकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, PDA मात्र 13% है उसमें। PGI में, लोहिया इंस्टीट्यूट में, KGU में PDA क्या है, मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी इस बात को लेकर के। अध्यक्ष जी, एक
बात पता नहीं अखबारों में कहाँ से छप गई या प्रचार हो गया, हमारे नेता सदन धर्म की बातों में बड़ा उलझे रहते हैं। कभी किसी ने कहा है कि धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां हैं। किसी ने यह भी कहा कि धर्म अफीम का गोला है। हमारे नेता सदन और एक कदम आगे चले गए। उन्होंने दिनकर जी की कुछ लाइनें पढ़ी, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, और पांडव और कौरवों की बात कर दी। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहाँ खड़े हैं और आपका परिचय क्या है वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद जी को क्यों भूल जाते हैं आप? उन्होंने जो कोट किया, हालांकि उनके पहले दिन की स्पीच के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है, और उन्होंने जो कहा, मैं उनकी स्पीच का ही कोट कर रहा हूं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. तो सोचिए आप, स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसे धर्म से होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृत होने दोनों दिखाई। तो जब हम स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर रहे हैं, जिन्होंने कहा हो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस की बात कही हो, यही हमारा सच्चा धर्म है। लेकिन इनका रास्ता पता नहीं कौन सा है। अपनी बात खत्म करते हुए, बातें तो बहुत हैं, महंगाई की बहुत बड़ी बात है।